नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अजीत पवार की एनसीपी में जाने के लिए 2 विधायकों को करोड़ों रुपए की पेशकश, कांग्रेस का गंभीर आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का हमला, बेरोजगारी, महंगाई और कई मुद्दों पर बीजेपी की नाकामी ने विपक्षी दलों को फिर से किया मजबूत। आगे जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों के लिए लिखी चिट्ठी, कहा आप मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ किशनगंज कोर्ट में मुकदमा दर्ज, क्या है मामला जरूर बताएंगे। और आगे जिक्र होगा कि दिवाली से पहले दिल्ली की कुम्हार कॉलोनी में पहुंचे राहुल गांधी, मिट्टी सानी, दिया बनाया और सड़क किनारे बनवाई दाढ़ी। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। अजीत पवार की एनसीपी में जाने के लिए 2 विधायकों को करोड़ों रुपए की पेशकश, कांग्रेस का गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने शनिवार को दावा किया कि अजीत पवार की एनसीपी में शामिल होने के लिए 2 विधायकों को करोड़ों रुपए की पेशकश की गई। चेन्नीथला ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए ये आरोप लगाया। चेन्नीथला ने शनिवार को कहा कि हमें ऐसी रिपोर्ट मिली है कि 2 विधायकों को एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल होने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की गई है। ऐसा करना दल बदल विरोधी कानून के तहत आता है। आखिर गृह विभाग के प्रभारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुप क्यों हैं? सीएम की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को बताएं कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि रिश्वत देना और लेना आपराधिक गतिविधि है और इस मामले में एक्शन होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने ये आरोप ऐसे समय लगाए हैं जब 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हुए हैं। धीरे धीरे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए इन उम्मीदवारों के नाम का चयन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का हमला, बेरोजगारी, महंगाई और कई मुद्दों पर बीजेपी की नाकामी ने विपक्षी दलों को फिर से कर दिया मजबूत। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब हारने के करीब होती है तो कोई न कोई तिकड़म जरूर करने लगती है। वो कभी परिवारवाद के खिलाफ थी, लेकिन अब रिश्तेदारवादी हो रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि इस वक्त भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और उसकी रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। बीजेपी की चुनावी रणनीति और उसकी कार्यशैली को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनावों के नजदीक आते ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों के खिलाफ विभिन्न सदस्यों का सहारा लिया है। जब बीजेपी को लगा कि वो हार सकती है तो उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया और नए तरीके अपनाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो पहले परिवारवाद के खिलाफ थी, अब रिश्तेदारवाद में उलझी हुई नजर आ रही है। ये विरोधाभास लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है, खासकर जब लोग बीजेपी के अतीत को याद करते हैं और आज की स्थिति की तुलना करते हैं। बीजेपी के पिछले चुनावी वादों और वर्तमान स्थिति के बीच का अंतर स्पष्ट हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने कई मोर्चों पर असफलता का सामना किया है। खाद और महंगाई की समस्या ने किसानों को परेशान किया है। इसके अलावा यूपी के कृषि उत्पादों जैसे आलू, लहसुन और अन्य सब्जियों के लिए बाजार की व्यवस्था को लेकर भी बीजेपी सरकार की आलोचना हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और कश्मीर मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरे में लिया जा रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए हमले में शहीद जवानों के मामले ने सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठाए हैं। इस संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में हमारे सुरक्षा बलों की जान खतरे में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों के लिए लिखी चिट्ठी, कहा आप मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की चुनावी पारी का आगाज हो गया है। उन्होंने हाल ही की वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भर दिया है और बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्होंने बाद में रायबरेली की सीट अपने पास बरकरार रखी और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावेदारी पेश की है। अब ये उपचुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने वहां के लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी।
उन्होंने इस चिट्ठी में वायनाड के लोगों को अपना मार्गदर्शक और शिक्षक बताया। इस चिट्ठी को मलयालम और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। प्रियंका गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि वायनाड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरी इस यात्रा में आप लोग मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक हैं। लोकतंत्र, न्याय, संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के लिए लड़ना मेरे जीवन का लक्ष्य है। यदि आप मुझे अपना सांसद बनना चुनते हैं तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। बता दें कि प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर को वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया था और इस दौरान उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ एक रोड शो भी किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ किशनगंज कोर्ट में मुकदमा दर्ज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने में व्यस्त हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर राजनीति जारी है। इसी बीच गिरिराज सिंह बड़ी मुसीबत में भी फंसते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ किशनगंज में एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान दिए गए भाषण को लेकर गिरिराज सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़े इम्तियाज आलम ने कोर्ट में बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान सभा में मौजूद लोगों को भड़काने की नीयत से आपराधिक साजिश के तहत उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ साथ हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया था। इम्तियाज आलम ने कहा कि वह हिंदू मुस्लिम सभी लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे नेताओं के बयान की निंदा करें, अन्यथा यहाँ के वातावरण में ये लोग इसको दूषित कर देंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किशनगंज में कहा था कि हमारा धन और धरती खतरे में है। सोची समझी रणनीति के तहत लव जिहाद और अब शिक्षा जिहाद भी चल रहा है। हमें डराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी हिंदू ने एक ताजिया पर पत्थर नहीं फेंका। हम 5 जिलों में घूम कर आए हैं, किसी जिले में दंगा फसाद नहीं हुआ। गिरिराज ने कहा कि जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करता है। यही नहीं, किशनगंज में जब प्रशासन ने गिरिराज सिंह को काफिले को रोका तो केंद्रीय मंत्री नाराज हो गए और शहर के गांधी चौक पर ही रुक गए। उन्होंने वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रशासन को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि मेरे रुकने से क्या हो जाएगा, हम अब यहीं रुकेंगे। बीजेपी नेता ने कहा था कि मरना तो एक दिन है ही, कोई ऐसा नहीं है जो 2 बार मरेगा। जब मरना ही है तो अभी मारो या जब मौत आएगी तब मरो, बात बराबर है। बड़ी बात यह है कि प्रतिकार करना चाहिए और मैं प्रतिकार करता हूं। यह अंग्रेजों का शासन नहीं है जिस ढंग से प्रशासन ने किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिवाली से पहले दिल्ली की कुम्हार कॉलोनी में पहुंचे राहुल गांधी, मिट्टी सानी और दिया बनाया, सड़क किनारे बनवाई दाढ़ी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार सुबह पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर स्थित प्रजापति कॉलोनी पहुंचे। जहां उन्होंने सैलून मालिक अजीत ठाकुर से लेकर कुम्हार परिवार की रामरती तथा अन्य लोगों से मुलाकात की। दोस्तों, उन्होंने अजीत ठाकुर के सैलून पर दाढ़ी बनवाई और रामरती के घर जाकर उनसे बर्तन बनाना सीखा। कांग्रेस सांसद ने अपने हाथों से दिए भी बनाए। अजीत ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी किसी कार्यक्रम से गुजर रहे थे। मैं बाहर खड़ा था, अचानक उनकी गाड़ी रुकी और राहुल गांधी ने मेरी ओर ध्यान दिया। उसके बाद मैं घबरा गया क्योंकि मेरे सामने एक बड़ा नेता खड़ा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मुझसे हाथ मिलाते हुए पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो मैंने संकोच में कहा सर मैं कुछ खास नहीं करता। तब राहुल गांधी ने कहा क्या मेरी दाढ़ी की सेटिंग करोगे। इसने मुझे थोड़ा सहज कर दिया और मैंने जवाब दिया जी हाँ ज़रूर करेंगे। अजीत ने कहा कि राहुल गांधी के साथ बिताए गए 20 मिनट ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। राहुल गांधी ने अजीत से उनके काम, रोजगार और ज़िंदगी के बारे में कई सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि अजीत की कमाई क्या है, दुकान का किराया कितना है और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। वहीं दोस्तों, अजीत ने बताया कि उनका व्यवसाय 1993 से चल रहा है और कोई भी नेता उनके पास इस तरह से नहीं रुका था। राहुल गांधी ने उनकी स्थिति को समझते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि वो मदद कर सकते हैं। अजीत ने खुलकर अपनी कठिनाइयों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने उनके प्रति सहानुभूति जताई और कहा कि वो उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। अजीत ने कहा कि इस छोटी सी मुलाकात ने मुझे आशा दी, मुझे महसूस कराया कि एक नेता केवल राजनीतिक आकांक्षाओं से नहीं भरा होता बल्कि वो सामान्य लोगों के साथ जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने में भी रुचि रखता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के दिग्गज नेता एकजुट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। बोले
बोले जमीनों में हुआ खेला। जी हाँ दोस्तों, राजधानी देहरादून में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, खासतौर पर प्रदेश में जमीनों को लेकर विपक्ष ने बड़ा खेल किया। जी हाँ दोस्तों, कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने जमीनों के मामले में पाप किया है तो धामी सरकार ने महापाप किया है। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से वार्ता करते प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत कई सारे नेता मौजूद थे। इस दौरान पूर्व विधायक केदारनाथ मनोज रावत ने कहा कि प्रदेश में भू कानून को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा जम्मू कश्मीर में एनडीए सरकार की नीतियां नाकाम, घाटी में जल्द बहाल हो शांति। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों पर केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि एनडीए सरकार की नीतियां कश्मीर में शांति और सुरक्षा लाने में पूरी तरह से विफल रही हैं। गांधी ने कश्मीर घाटी में शांति बहाली की जरूरत पर जोर दिया और सरकार को जल्द कदम उठाने की मांग की। राहुल गांधी ने गुलमर्ग में सेना के वाहन पर हुए हमले में सैनिकों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि यह घटना बेहद दुखद है और उन्होंने शहीद जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में उन 2 पोर्टर्स के प्रति भी संवेदना व्यक्त की जो इस हमले में मारे गए। इस हमले ने घाटी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीर घाटी में अब भी आतंकवाद का साया बना हुआ है और सैनिकों और नागरिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को घाटी में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चक्रवात दाना को खड़गे और राहुल गांधी ने बताया गंभीर प्राकृतिक आपदा, केंद्र सरकार से लगाई मदद की गुहार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने उड़ीसा से उठे चक्रवात दाना को संकट की घड़ी बताया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से हर संभव मदद पहुंचाने का आग्रह किया है। एक्स पोस्ट पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि उड़ीसा में चक्रवात दाना के आने पर पश्चिम बंगाल तथा अन्य पूर्वी तटीय क्षेत्रों में इसके प्रभाव के कारण अत्यधिक तैयारी और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को प्रभावित राज्यों को व्यापक सहायता प्रदान करनी चाहिए तथा जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक निवारक और आपातकालीन उपाय करने चाहिए। मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर कही कि लंबे पोस्ट में दाना को लेकर फिक्र, केंद्र से अपेक्षा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मदद की अपील की थी। उन्होंने लिखा कि चक्रवात दाना का उड़ीसा के तटों पर आगमन, पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वी तट के प्रदेशों में इसका असर और मौसम विभाग की चेतावनी एक गंभीर प्राकृतिक आपदा का अंदेशा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अलग अंदाज में विधानसभा पहुंची विनेश फोगाट, शपथ लेते ही लगाया ऐसा नारा कि देखते रह गए सारे विधायक। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र जारी है। इसके बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सबसे सीनियर विधायक रघुवीर कादियान को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। कादियान ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं पहली बार 40 विधायक इस बार विधानसभा पहुंचे हैं। इन्हीं में से एक विनेश फोगाट हैं। सदन में शपथ लेने के लिए पहुंची चर्चित महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट थोड़ा हटकर नजर आई। ऐसा लगा मानो वो विधानसभा नहीं कोई ओलंपिक या कुश्ती मुकाबले में हिस्सा लेने पहुंची हो। दरअसल विनेश फोगाट स्पोर्ट्स जर्सी में विधानसभा पहुंची और फिर उन्होंने शपथ ली। विनेश फोगाट ने शपथ लेने के बाद जय जवान, जय किसान, जय खिलाड़ी, जय नौजवान और जय हरियाणा का नारा लगाया। इससे पहले विनेश ने सदन के बाहर मीडिया से कहा कि लोगों ने जिम्मेदारी दी है, मैं विधानसभा में शपथ लेने के बाद सही मायने में विधायक बनूंगी। लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैंने कहा था कि सदन में एक कदम रखते ही मेरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। लोगों ने लड़ाई लड़ी है, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं विधानसभा में 5 साल तक उनके लिए लड़ूं। लोगों ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। चुनाव में भी मैंने कहा था कि जब भी विधानसभा में मेरी एंट्री होगी उस दिन मेरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव से पहले भाजपा के उम्मीदवारों ने दिया झटका, बीजेपी छोड़ एनसीपी में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के 2 उम्मीदवार पार्टी छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए। ये फैसला भाजपा के लिए एक झटका साबित हो सकता है। शुक्रवार को भाजपा नेता निशिकांत भोसले पाटिल और भाजपा के पूर्व सांसद संजय काका पाटिल ने महाराष्ट्र के आगामी चुनावों से पहले भाजपा को छोड़ दी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि संजय
काका पाटिल और निशिकांत भोसले ने अपने AB फॉर्म प्राप्त कर लिए हैं और यहां पर महाराष्ट्र चुनाव 2024 में अब वो NCP के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि झारखंड में होगी इंडिया गठबंधन की जीत। लालू यादव का बड़ा बयान, बीजेपी को बताया पाखंडी। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। लालू यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी पार्टी चुनाव में जीत हासिल करेगी। यादव ने कहा कि पार्टी चुनाव प्रचार में भी भाग लेगी। बीजेपी सांसदों द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू प्रसाद ने सवाल उठाया कि क्या ये लोग वास्तव में हिंदू हैं या सिर्फ पाखंडी हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री क्यों चुप हैं जबकि बीजेपी के सांसद भड़काऊ बयान दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के इस बयान से झारखंड के राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है और उन्होंने अपने समर्थकों को आगामी चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2027 के चुनाव में भी तेज प्रताप के पक्ष में मैनपुरी में बोले अखिलेश यादव, कहा सिर्फ हवा बनाती है भाजपा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने भाजपा पर लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर तंज कसा और कहा कि भाजपा के लोग सिर्फ हवा बनाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी हवा बनाई लेकिन वो सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि करहल की जनता सिर्फ इस चुनाव में नहीं बल्कि 2027 के चुनाव में भी तेज प्रताप जी के पक्ष में ही है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी। जिस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की उससे आप क्या उम्मीद करते हैं। करहल विधानसभा सीट के उपचुनाव की बिसात को भाजपा के दावे ने दिलचस्प बना दिया है। भाजपा ने बुधवार को अनुजेश यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया। अनुजेश यादव सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव के पति हैं। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग, राजधानी में लगे ऐसे पोस्टर, इस दिग्गज नेता ने उठाई ये मांग। जी हां दोस्तों, रतन टाटा के निधन के बाद उनको भारत रत्न देने की मांग उठी थी लेकिन अब आरजेडी प्रमुख लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। ये मांग और किसी ने नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के नेता ने उठाई है। पटना में पोस्टर लगाकर लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई है। आरजेडी कार्यालय के बाहर और पटना के चौक चौराहों पर पोस्टर लगाकर ये मांग की गई है। पोस्टर में लिखा गया है कि सामाजिक न्याय के नेता और बिहार के आवाज पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। बता दें कि लालू यादव का भारत रत्न देने की मांग आरजेडी अनुसूचित जाति के प्रदेश सचिव रंजीत रजक ने उठाई है। रंजीत रजक ने पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया है। उनका कहना है कि लालू प्रसाद दबे कुचले समाज की आवाज़ों को बुलंद करने का नाम है। उन्होंने कहा कि पहले संविधान होने के बाद ही हक की बात नहीं कर पाते थे लेकिन लालू प्रसाद यादव ने वंचित समाज को उठाने का काम किया है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चर्चा के लिए दिल्ली जाकर उठक बैठक करते हैं चुनाव से पहले संजय राउत का शिंदे शिवसेना पर वार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे पर शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर चर्चा लगभग समाप्त हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गठबंधन में छोटी पार्टियों के साथ भी चर्चा की जाएगी। शिवसेना यूबीटी नेता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा। उन्होंने शिंदे की शिवसेना को नकली बताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शिवसेना चर्चा के लिए दिल्ली जाती है और वहां उठक बैठक करती है। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के पास जो शिवसेना है उसकी कमान दिल्ली में अमित शाह के पास है। बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना हमारे पास है उन्हें कभी भी सीट बंटवारे के लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन दिनों भाजपा नेता सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए मुंबई आते थे लेकिन दिल्ली में नकली शिवसेना का मालिक बैठा है, इसीलिए उन्हें चर्चा के लिए वहाँ जाना पड़ता है। वो वहाँ चर्चा के लिए जाते हैं और उठक बैठक करते हैं। वो असली शिवसैनिक नहीं है, वो एक नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है। अमित शाह ने इस नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना को जन्म दिया है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जाति आधारित जनगणना और ईवीएम धांधली के खिलाफ 30 अक्टूबर को भारत बंद। जी हां दोस्तों, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने 30 अक्टूबर को भारत बंद का आह्वान किया है। बहुजन लीडर्स ने कहा है कि ये बंद जाति आधारित जनगणना न करने, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी न देने और ईवीएम से हो रही धांधली के विरोध में किया जा रहा है। इन मुद्दों पर चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है जिसका उद्देश्य देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना है। वामन मेश्राम ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि हमने जुलाई महीने में ईवीएम के विरोध में भारत बंद करने की घोषणा की थी। अब 30 अक्टूबर को हम इस घोषणा पर अमल करेंगे।
देश के लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्र को बचाने के लिए इस आंदोलन में हर नागरिक की सहभागिता जरूरी है। यह आंदोलन विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा समर्थित है। ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों की बढ़ती मांगों को देखते हुए यह आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा रूप लेता जा रहा है। आंदोलन के नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो अपने संघर्ष को जारी रखेंगे और आने वाले समय में और भी बड़े कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की जा रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि देश में जातियों की वास्तविक संख्या के आधार पर ओबीसी, एससी और एसटी को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का बढ़ा हुआ अनुपात देखते हुए उनके आरक्षण को भी बढ़ाने की मांग उठाई गई है। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाविकास आघाड़ी में सुलझ गया सीट बंटवारे का फार्मूला, कांग्रेस का 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सीट बंटवारे की समस्या सुलझ गई है और विश्वास जताया कि विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी 200 सीटों को पार कर जाएगा।